हेलो एंड वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। पहला प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। खेल पंचायत न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The first statement is CES operates under the International Council of Arbitration for Sports and is an independent institution focused on resolving sports-related disputes. CES खेल पंचायत न्यायालय के अंतर्गत कार्य करता है और यह खेल संबंधी विवादों को सुलझाने पर केंद्रित एक स्वतंत्र संस्था है। The second option is CAS adopts procedure rules to the unique needs of the sports world. CAS खेल जगत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रक्रियात्मक नियमों को अपनाता है। The third option is CAS has the authority to directly modify the rules of International Sports Federation. CAS के पास अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों के नियमों को सीधे संशोधित करने का अधिकार है। हाउ मेनी ऑफ द above स्टेटमेंट इज करेक्ट? उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2, यानी कि इसमें से 2 सही हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स criticized United World Wrestling rules for penalizing athletes for failing a second day weight in calling them draconian। अभी आपको पता है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ तो उसमें भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को जो यहाँ की यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संघ था उसने जो है उनको आलोचना की कि विनेश फोगाट जो है उनको उनके ओवरवेट के वजह से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि फाइनल नहीं खेलने दिया गया, तो इसके वजह से उनको जो है निष्कासित कर दिया गया। द रूलिंग हाईलाइटेड द फेयरनेस ऑफ द एलिमिनेशन बट क्रिटिसाइज द सेवरिटी ऑफ द पनिशमेंट। जो पनिशमेंट मिला उसको इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया है। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड, जो CAS है वो 1984 में बना था। ऑपरेट्स अंडर द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, और ये जो है आपको ICAS यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के अधीन ये काम करता है। और ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस होता है रिजॉल्विंग स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को का समाधान करने के लिए ये फोकस होता है थ्रू आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, एडॉप्टिंग प्रोसीजर रूल्स टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड नीड्स। और इसका जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व का तरीका जो होता है, या तो वो मध्यस्थ कराएगा या मेडिटेशन कराएगा, या वो आपको जो नियम होते हैं उनके तहत ये अपना फैसला देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए सुपर ब्लू मून A super moon occurs when a full moon is at its farthest point from Earth in its orbit, making it appear larger and brighter. सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर होती है, जिससे वह बड़ी और चमकदार दिखाई देता है। द सेकेंड ऑप्शन इज
If a blue moon refers to the second full moon in a calendar month or the third full moon in a season with 4 full season. ब्लू मून कैलेंडर महीने में दूसरी पूर्णिमा या 4 पूर्णिमा वाले मौसम में तीसरी पूर्णिमा को संदर्भित करता है। ठीक है। द थर्ड ऑप्शन इज द अक्योरेंस ऑफ ए सुपर मून एंड द ब्लू मून टुगेदर इज ए कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। सुपर मून और ब्लू मून का एक साथ होना एक सामान्य खगोलीय घटना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू, यानी कि सिर्फ 2 जो है वो आपको सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में एक विशेष खगोलीय घटना देखी गई है जिसको सुपर ब्लू मून के नाम दिया गया है। यह घटना 2 दुर्लभ घटनाओं को एक साथ जोड़ती है, पहले ब्लू मून और दूसरा सुपर मून। ब्लू मून शब्द जो है वो आपको ब्लू रंग से रिलेटेड नहीं है। यह एक कैलेंडर महीने में दूसरी पूर्णिमा को संदर्भित करता है या आमतौर पर 4 पूर्णिमा वाले मौसम में तीसरी पूर्णिमा को संदर्भित करता है। यह घटना हर 2 या 3 साल में होती है। हर 2 या 3 साल में ब्लू मून की घटना होती है। ठीक है। सुपर ब्लू मून जो है यह तब होता है जब पूर्णिमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होती है, जिसे पेरेगी के नाम से जाना जाता है। यह निकटता चंद्रमा को अपने सबसे दूर के बिंदु या अपोजी की तुलना में लगभग 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला बनाती है। जबकि ब्लू मून शब्द एक दुर्लभ घटना को दर्शाता है। सुपर मून और ब्लू मून का एक साथ दिखना वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। अगला क्वेश्चन है, What is the primary objective of the European Space Agency's Jupiter Icy Moon Explorer? यानी कि जूस मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बृहस्पति बर्फीले चंद्रमा एक्सप्लोरर मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज to make Jupiter's moons and investigate their subsurface water bodies for potential habitability. बृहस्पति के चंद्रमा का मानचित्र बनाना और संभावित रहने योग्य स्थानों के लिए उनके भूमिगत जल निकायों की जांच करना। The second option is to land on Jupiter and collect soil sample. बृहस्पति पर उतरना और मिट्टी के नमूने एकत्र करना। द थर्ड ऑप्शन इज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन डीप स्पेस प्रोब्स। गहरे अंतरिक्ष जांच पर सौर विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करना। द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा to map Jupiter's moons and investigate their supersurface water bodies for potential habitability. ठीक है। यानी कि बृहस्पति के चंद्रमा का मानचित्र बनाना और संभावित रहने योग्य स्थानों के लिए उनके भूमिगत जल निकायों की जांच करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है। और ये मिशन जो है आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये फर्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन है जो कि ड्यू पोटेंशियल रिस्क है। अगर कोई भी गलती होती है तो काफ़ी ये मिशन जो है वो पूरा अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये जुपिटर और उसके मून के पास पहुंचेगा, जिसमें कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड के पास ये 2031 तक पहुंचेगा। वो किसके सहारे? ग्रेविटी, वेनस और अर्थ की ग्रेविटी के सहारे ये आपको जुपिटर के मून के पास पहुंचेगा। इसका एम क्या है? तो ये मून्स के मैप सरफेस को एक्वायर करेगा, क्रिएट डिटेल्ड मैप्स ऑफ जुपिटर मून्स, पार्टिकुलरली जीनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा
and investigate their surface water bodies for potential habitability। और जब वो उनके मैप्स को लेगा तो उसमें जेनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा की जो वाटर बॉडीज है उनकी जांच करेगा कि यहाँ पानी उपलब्ध है या नहीं है, ताकि उस वहाँ पे संभावित जीवन की उपलब्धता के बारे में पता लगाया जा सके। स्टडी करेगा जुपिटर के बारे में, स्टडी कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, यानी कि जुपिटर्स की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका इतिहास क्या है और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में वो स्टडी करेगा। फोकस्ड ऑन जीनीमेड, एग्जामिन जीनीमेड, द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम एंड विथ इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जेनीमेड जो है वो लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक्सेसिबिलिटी, लास्ट जो वर्क है, while moon cannot detect life, it will access weather conditions such as water, essential biological elements, energy, stability exists around Jupiter which could be appears support life। वहाँ ये देखेगा कि वहाँ लाइफ जो है वो कैसे अस्तित्व में लाया जा सकता है, उसके लिए जो पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या उपलब्ध है, इसके बारे में पता लगाएगा। ठीक है, तो ये थी जूस मिशन के बारे में, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 2031 तक पहुंचेगा और ये 3 जो है मून है उस पर फोकस करेगा, कैलिस्टो, यूरोपा और जेनीमेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describe the immediate physiological response of the body during एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस के दौरान शरीर की तत्काल शारीरिक प्रतिक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? द फर्स्ट ऑप्शन इज स्लो एंड माइल्ड रिएक्शन टू एलर्जीन हु विथ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बॉडीली फंक्शन। एलर्जी के प्रति धीमी और हल्की प्रतिक्रिया जिसका शारीरिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द सेकेंड ऑप्शन इज एन एक्सेसिव रिलीज ऑफ इंसुलिन दैट लीड्स टू ए सडन ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का अत्यधिक स्राव जिसके कारण रक्त शरीर शर्करा के स्तर में अचानक गिरावट आती है। A rapid release of chemicals by immune system that can cause the body to go into shock। प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रसायनों का तेजी से स्राव जिसके कारण शरीर सदमे में जा सकता है। The fourth option is gradual inflammation of the skin with no involvement of the circulatory system। संचार प्रणाली की भागीदारी के बिना त्वचा की धीरे धीरे सूजन। द तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका जो है सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में यूएस के एफडीए ने, अमेरिका के एफडीए ने एक नोजल स्प्रे को अप्रूवल दिया है जिसका नाम है नेफी, और ये आपको इलाज में मदद करेगा, एलर्जी रिएक्शन के इलाज में मदद करेगा, जिससे निडल फ्री इलाज जो है वो संभव होगा। यानी कि पहले क्या था कि हम सुई देते थे, ठीक है, लेकिन अब हम नाक से नेजल का इस्तेमाल करके और उस बीमारी जो है एलर्जी है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसको जो है एआरएस फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा डेवलप किया गया है। नेफी जो है वो इंटेंडेड फॉर इमरजेंसी यूज इन एडल्ट्स। ये इसका जो है आपातकालीन यूज हो सकता है एडल्ट्स में। चिल्ड्रंस ओवर 66 पाउंड एक्सपीरियंसिंग एनाफिलेक्सिंग, यानी कि अगर 66 पाउंड से ज़्यादा वो एनाफिलेक्सिस एक्सपीरियंस कर रही हैं या कोई कर रहा है तो उनको ये नेफी जो है नेजल उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है। एनाफिलेक्सिस इज ए सेवर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन। It can happen seconds and or minutes after you have been exposed to something you are allergic to। जो एनाफिलेक्सिस है वो एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जो कि होता है अगर आप किसी ऐसे चीज़ के संपर्क में आ गए जिससे आपको एलर्जी है,
तो वो सेकेंड्स और मिनट्स में आपको उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। खास करके पीनट्स और बीट स्टिंग्स जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एनाफिलेक्सिस, द इम्यून सिस्टम रिलीजेस फ्लड ऑफ केमिकल्स। एनाफिलेक्सिस में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अगर संपर्क में आता है, एलर्जी वाले चीज़ों के संपर्क में आता है, तो वो केमिकल का फ्लड करता है, यानी कि केमिकल्स का वो रिलीज करता है। इम्यून सिस्टम जो है वो केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स एक साथ रिलीज करता है, और उस केमिकल्स के वजह से हमारा जो बॉडी है वो शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो ये थी आपको नेफी के बारे में, जो कि एफटीए के द्वारा अप्रूव किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको नेफी का सिम्टम और साइन है, एनाफिलेक्सिस का सिम्टम एंड साइन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding the Union Minister's pilot program to transform fair price shops into जन पोषण केंद्र। उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री के पायलट कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज, FCA सहाय एप्लीकेशन वाज लॉन्च टू इनेबल पेपरलेस फाइनेंसिंग फॉर FPS लीडर्स। FPS लीडरों के लिए कागज रहित वित्त पोषण को सक्षम करने के लिए FPS सहाय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। मेरा राशन ऐप 2.0 वाज इंट्रोड्यूस टू इन्हांस सर्विस फॉर बेनिफिशरी। लाभार्थियों के लिए सेवाओं को बढ़ाने के लिए मेरा राशन ऐप 2.0 पेश किया गया था। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स NABL accreditation of laboratories to improve food quality control in public distribution system। तीसरा ऑप्शन है कि इस कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार के लिए प्रयोगशालाओं की NABL मान्यता शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि सारे सही। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि आपको 60 फेयर प्राइस शॉप को जन पोषण केंद्र के रूप में बदलने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसमें जो है आपको न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम प्रोवाइड किया जाएगा। ये इनिशिएटिव जो है वो आपको भारत सरकार के 100 दिन के प्रोग्राम का हिस्सा है, जो कि फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए, मॉल न्यूट्रिशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, आपको मॉल न्यूट्रिशन कम करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज किए गए हैं, जैसे कि FCA सहाय एप्लीकेशन फॉर पेपरलेस फाइनेंसिंग के लिए FCA सहाय, मेरा राशन ऐप 2.0 फॉर इनहांस बेनिफिशियरी सर्विस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद NABL एक्रेडिशन फॉर 3 लेबोरेटरीज एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे चीज़ें जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, ताकि मल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके और फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।